प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। भारतीय संविधान में अनुसूची का जो वर्णन किया गया है, ठीक है ना विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि अनुसूची क्या होते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं। देखिए, अनुसूची जो है एक प्रकार की विशेष एक लिस्ट होती है जो भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक बुक होता है, उसके बाद एक फेयर बनाया जाता है ना, तो उसी के लिए जो है यह भारतीय संविधान की अनुसूची, एक अनुसूची बनाया गया था जिसमें जो है सर्वप्रथम 8 अनुसूची थी भारतीय संविधान के अंतर्गत। लेकिन वर्तमान में जो है कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियों का वर्णन वर्तमान भारतीय संविधान में किया गया है। तो वीडियो शुरू करने पहले बच्चों, जो आपके जो साथी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है उन सबको पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसको पूरा पढ़ने के बाद आप ये बताना कि आपको यह सेशन कैसे लगा, कमेंट में आप जरूर बताना। और जो भी आपको समझ नहीं आवे आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद हम उसको समझा देंगे। तो आपका इस चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, शेयर करिए और लाइक भी करिए, ठीक है ना। तो आज हम बता रहे थे कि भारतीय संविधान की अनुसूची क्या होती है, ठीक है ना। तो जो अनुसूची है मैंने बता दिया, यह क्या है, एक प्रकार से विशेष लिस्ट होती है जो विशेष भारतीय संविधान द्वारा यह वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। और इन 12 अनुसूची के बारे में हम आज अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। एक पॉइंट को हम इसका अध्ययन करके आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है प्रथम अनुसूची। कि प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रथम अनुसूची जो भारतीय संविधान दिया गया है उसमें राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ शासित जो क्षेत्र यानी केंद्र शासित जो क्षेत्र है, भारत में जो 28 राज्य है और 8 जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, उनका जो क्षेत्र है, उनका जो वर्णन किया गया है, यह प्रथम अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। जब भी क्वेश्चन पूछिए उसका आंसर ये होगा कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किया गया किसमें, प्रथम अनुसूची में। क्योंकि भारत देश में जो है 28 राज्य है वर्तमान समय में, और 8 क्या है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, आप समझ गए। और प्रथम अनुसूची में एक बात का वर्णन और किया गया है, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। जब हमारा दिल्ली जो बना था राजधानी, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और यह जो है प्रथम अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट इसका यही है कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। अब हमारा दूसरा है कि द्वितीय अनुसूची क्या है, या द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत किन प्रावधानों को रखा गया है, इसका नियम क्या है। एग्जाम में से बहुत सारे पूछते हैं, जैसे हमारे यहाँ से पूछ लिया कि वेतन भत्ते पेंशन जो पदाधिकारी होते हैं जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो गए, चाहे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे जो मुख्यमंत्री हो गए, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो गए, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, यानी जो भी पदाधिकारी हैं, उनके बारे में वेतन भत्ते और पेंशन जो भी देना होगा, इसका जो निर्णय है, या इन पदाधिकारियों को जो वेतन भत्ता पेंशन मिलेगा, उसका जो वर्णन किया गया है वह किसमें किया गया है, द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में वर्णन किसका किया गया है कि पदाधिकारियों को जो वेतन वगैरह दिया जाता है, जो भत्ता दिया जाता है, उसका वर्णन जो है द्वितीय अनुसूची में किया गया है। और तीसरा है शपथ, यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं, वह अपने पद पर बैठने से पहले ही जो शपथ ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करने से पहले जो शपथ ग्रहण किया जाता है, जो शपथ ग्रहण करते हैं, उसी का वर्णन जो है तृतीय अनुसूची में किया गया है। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर आप जरूर बैठना, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे समझा रहा हूँ आप उसको जो है नोट करते हो चलना, वरना आप क्या है उसको भूल जाओगे बाद में, ठीक है ना। तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत जो शपथ, कोई भी पद ग्रहण करने से पहले जो भी व्यक्ति होता है वह शपथ ग्रहण करता है। जितने भी पदाधिकारी हैं, मैंने पदाधिकारी नाम बता दिया, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है ना, मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए, जो भी हैं वह जो है शपथ ग्रहण जरूर करेगा। और शपथ ग्रहण करना यह किस अनुसूची में है, यह तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद है चौथी अनुसूची, है ना। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है,
तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि जो 28 राज्य हैं और जो 8 जो संघ शासित क्षेत्र हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि आएंगे उसी का वर्णन राज्यसभा में किया गया है। और यह इसका जो प्रावधान किया गया है किसमें है, चौथी अनुसूची में, यानी कि राज्यसभा में किस क्षेत्र से कितने व्यक्ति नियुक्त होंगे इसका जो वर्णन किया गया है किसमें किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद हमारा जो पांचवी अनुसूची है वह यह है कि अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं और उसमें जो रहने वाली जो जनजातियां होती हैं, अनुसूचित जो क्षेत्र हो गए और जो जनजाति के जो लोग हो गए है ना, उनके लिए जो वहां का जो प्रशासन है उसका प्रावधान इसमें किया गया। किसमें किया गया, पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्र और जो जनजातियां हैं उनको किस प्रकार से उनके ऊपर शासन करना है, वहां का प्रशासन कैसा होना चाहिए, वहां का स्थान कैसा है। तो स्थानीय शासन के लिए जो है अनुसूचित क्षेत्र और जो जनजातियों का जो प्रशासन वर्णन किया गया है यह किसमें, पांचवी अनुसूची में है। उसके बाद आपका अगला है छठवीं अनुसूची, है ना। तो देखो छठवीं अनुसूची में भारत के जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहां पर आज भी जनजातियां बहुत निवास करती हैं। उतना अपने यहाँ अभी इधर नहीं हुआ है, लेकिन धीमे धीमे इधर भी विकास हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये लोग आकर के जो है अपने यहाँ पर ये लोग रहना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन पहले जो जब बन रहा था तो उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 प्रकार की जो राज्य हैं इनमें जो निवास करने वाले जो जनजातियां हैं उनके बारे में कौन सा प्रावधान किया जाएगा, कौन सा वहां पर प्रशासन चलेगा, इन सब का वर्णन किया गया था किसमें, छठवीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है सातवीं अनुसूची। हमारा अगला है सातवीं अनुसूची, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सातवीं अनुसूची है इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का जो है बंटवारा किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का बंटवारा किया गया है। इनको ऐसे ऐसे विषय दिए हैं कि ताकि ये दोनों केंद्र और राज्य आपस में इसमें मतभेद ना हो और आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। आप ऐसे ही समझ सकते हो। इसमें केंद्र और राज्य का बंटवारा किया गया है और आपको पता होना चाहिए कि केंद्र और राज्य के बंटवारे में 3 प्रकार की सूची को बनाया गया है। पहला आपका केंद्रीय सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा आपका है समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, 3 प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं जिसमें कुछ विषय दिए गए हैं। विषय मतलब मामले, इनको ये सारे मामले इनको दिए गए हैं। तो जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय सूची किसे कहते हैं, हम इसका दूसरा नाम इसका संघ सूची भी है। तो संघ सूची किसे कहते हैं, ऐसा विषय या ऐसे मामले जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका हो, केंद्र सरकार को। तब वहां पर जो है केंद्र सूची, वहां पर जो है संघ सूची का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, संघ सूची ना। तो इसमें पहले जब बना था तो 97 विषय थे, इनको जो 97 मामले इनको दिए गए थे, लेकिन अब एक बढ़ गया 98 हो गया। तो केंद्र जो संघ सूची है इसमें 98 विषय का प्रावधान किया गया है। केंद्र सूची किसे कहते हैं, जिस पर ऐसे मामले जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को, उसे क्या कहेंगे, संघ सूची कहेंगे। दूसरा हमारा होगा राज्य सूची, है ना। तो राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिस पर सिर्फ राज्य सरकार का ही नियम कानून बन सके। ऐसे मामले जिस पर या ऐसे देखभाल करना, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिस पर राज्य सरकार ही देखभाल करती है। तो ऐसे मामले जिस पर जो है राज्य सरकार अपना नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो वहां पर राज्य सूची होता है। तो राज्य सूची में जो है सबसे पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 62 यानी कि 62 विषय हैं। राज्य सरकार में इस समय इस राज्य सूची में जो है पहले जो 66 थे और अब कितने हैं, 62 विषय हैं। अब विषय मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कृषि विभाग हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, इन सब का निगरानी तो राज्य सरकार ही करती है ना। तो इनको क्या है, राज्य सूची कहा जाता है। और जैसे मान लो सेना हो गया और बाकी जो देश के हित में जो पूरे संपूर्ण देश के लिए जो ऐसे विषय होते हैं उस पर जो है केंद्र सरकार प्रावधान होता है। और तीसरा हमारा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची उसे कहते हैं कि ऐसा विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वहां पर समवर्ती सूची होता है। लेकिन यदि किसी एक विषय पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मतभेद हो जाए, एक ही विषय या एक ही मामले पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जब कभी मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की बातें ही, केंद्र सरकार का कानून ही पूरी तरह से जो है मान्य किया जाता है राज्य सरकार का नहीं। तो इस समवर्ती सूची में जो है सबसे पहले 47 विषय थे,
लेकिन वर्तमान समय में 52 ऐसे मामले हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का कानून चलता है। ठीक है ना। अब अगला है हमारा 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का, भारत में 22 भाषा है। भारत की जो अनुसूची जो लिखा गया है संविधान की अनुसूची में, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। जब ये सबसे पहले बना था तब इसमें जो है 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। सर्वप्रथम जब यह बना था तब इसमें जो 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था, लेकिन वर्तमान इसमें जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अब 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जैसे हमारे कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया। मतलब ऐसे जो है क्या है कि कुछ ऐसे भाषा हैं जिसमें जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची हमें यह कहता है कि यह जो है 1951 में जोड़ा गया था। यह जो 9वीं अनुसूची है यह जो है भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत यह निकाला गया था कि राज्य यदि हमारे संपत्ति पर अधिकार करती है, राज्य यदि हमारे संपत्ति पर अधिकार करती है, तब हम इसकी जो चुनौती है हम किसी भी कोर्ट में हम नहीं दे सकते। राज्य द्वारा मान लीजिए कहीं रोड बन रहा है, कहीं कुछ भी बन रहा है, राज्य हमारे कुछ संपत्ति ले लिया है, तब हम उसके लिए जो है हम किसी भी कोर्ट में हम इसको इनके लिए चुनौती नहीं देंगे। हम चुनौती उसी का देंगे जो हमारे मौलिक कर्तव्यों का, जो हमारी स्वतंत्रता को, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने लगे, तब हम इसकी चुनौती जो है सरकार के खिलाफ हम कोर्ट में इसी दे सकते हैं। लेकिन राज्य द्वारा हमारी संपत्ति पर जब अधिग्रहण होगा तो इस पर हम क्या करते हैं, चुनौती इनके प्रति नहीं दे सकते। ठीक है। यह कहा गया बात किसमें, 9वीं अनुसूची में। आशा है आप समझते हुए चल रहे होंगे। यह कब जोड़ा गया था, भारतीय संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह जोड़ा गया था। लास्ट अगला है हमारा 10वीं अनुसूची। देखिए जो 10वीं अनुसूची है यह जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। यह जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। यह जो किससे संबंधित है, यह जो है दल बदल से संबंधित है। अब दल बदल मतलब होता है कि आप किसी भी दल को आप बदल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो भी दल पकड़ लिए आप उसी दल को आप जो पकड़े रहिए। ठीक है ना। आप किसी पार्टी में हो, आप कब भी हो, आप जो है अपने दल को, आप पार्टी को आप छोड़ सकते हो, नए दल को आप पकड़ सकते हो। यह जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। फिर अगला हमारा है 11वीं अनुसूची, है ना। देखो जो 11वीं अनुसूची है वह जो पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था से 11वीं नंबर अनुसूची जोड़ी गई है और यह जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में यह पंचायती राज व्यवस्था यह 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। तो पंचायती राज संस्था जो होते हैं वह कार्य करने के लिए इनमें जो है 29 विषय दिए गए हैं। लेकिन 29 मामले ऐसे हैं जिसपे पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो पंचायत वगैरह होती हैं, 29 मामले ऐसे हैं कि जो वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार आप प्रशासन वहाँ पे कर सकते हो, वहाँ कुछ नियम बना सकते हो। और अगला हमारा लास्ट है 12वीं अनुसूची ना। देखो जो 12वीं अनुसूची है यह जो है शहरी क्षेत्र के लिए है, यानी कि यह जो है शहरी क्षेत्र से संबंधित है। इस शहरी क्षेत्र की में स्वशासन, यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए वहाँ पर स्थान कैसा है, स्थानीय लोग वहाँ रहने वाले कैसे हैं, तो स्थानीय स्वशासन के लिए यह शहरी क्षेत्र में जोड़ा गया था। और यह जो है किस अनुसूची में लिखा गया है, 12वीं अनुसूची में लिखा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। यह जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में यह जोड़ा गया था कि जो शहरी क्षेत्र है, जो शहर है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर जो स्थानीय शासन किया जाएगा, यानी कि वहाँ के जो प्रशासन होगा वहाँ के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है। यह कब जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा यह जोड़ा गया था। और इसमें जो है 18 मामले इसमें वर्णन किए गए हैं। 18 विषय इनको शहरी क्षेत्र के लिए दिए गए हैं और इसका वर्णन किसमें किया गया था, 12वीं अनुसूची में किया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो यह भारतीय संविधान की जो अनुसूची है यह जो है इसका वर्णन किया गया था। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो है कुछ ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछते हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न भी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं,
हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे इसमें प्रश्न आपसे इसमें ऐसे पूछेंगे कि मान लीजिए कि केंद्र राज्य का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा जो किया गया था वो किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया था, तो आप तुम बता दोगे कि किसमें किया गया था, 7वीं अनुसूची। आप कोई भी आप एग्जाम दीजिए उसमें इस अनुसूची में से एक क्वेश्चन पक्का ही पूछेगा, चाहे वो तैयारी करने वाले बच्चे हों या चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों, चाहे 9 हों, चाहे 10 हों, ये सबके लिए यह क्या है अनुसूची जरूरी होती है। यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि दल बदल किस संविधान संशोधन द्वारा किस सन में जोड़ा गया था, तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1950 में जोड़ा गया था। दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है, तो किससे है, जो है 10वीं अनुसूची से। दल बदल 10वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था किसमें किया गया है, 11वीं में। और 12वीं में किसका किया गया है, शहरी स्थानों के लिए स्वशासन का वर्णन किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह जो किया जाता है, शपथ लेना, ये किस अनुसूची में किया गया है, ये 30वीं अनुसूची में किया गया है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका वर्णन पहले अनुसूची में किया गया है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो है संघ शासित क्षेत्र हैं। और दिल्ली जो है 69 संविधान संशोधन द्वारा जब राजधानी बनाया गया था तो इसी संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। जो भी पदाधिकारी हैं उनके लिए वेतन भत्ता पेंशन किस अनुसूची के अंतर्गत इसका प्रावधान है, तो द्वितीय के लिए क्या है, इसका द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत इसका जो है प्रावधान किया गया है ना। तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में रहने वाली जो जनजातियां हैं इनके लिए वहाँ का जो प्रशासन है उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो किसमें किया गया है, यह जो है हमारा 6वीं अनुसूची में किया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यह जो है आप आज का सेशन था और आप इसको गहन रूप से आप अध्ययन करिए। जो भी इसमें पॉइंट आपको न समझ आया हो आप जो है कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, हम अगले वीडियो में हम आप उसको बता देंगे। और विद्यार्थियों आप लोग इसको पढ़ने के बाद आप लाइक जरूर करिएगा और इसको अपने दोस्तों को आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से जो हमारे तक नहीं पहुंच पाए हैं वो भी क्या है हमसे इस वीडियो पर मिल करके इस चैनल पर वो इसको देख सकते हैं, तो वो हो सकता है उनका भी एग्जाम में कहीं कहीं कुछ काम हो जावे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन ये समाप्त होता है। यह इसमें जो है कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियों के बारे में ये हम आज के वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।